अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मनी एंड बैंकिंग के 18th लेक्चर में हो रही है। सो वंस अगेन वी आर स्टिल ऑन द टॉपिक ऑफ बॉन्ड्स। इससे पहले 3-4 पिछले लेक्चर्स में वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड्स, उनके मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स, उनकी प्राइस डिटर्मिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड, और फाइनली वी सेड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द यील्ड। तो उस सिलसिले में एक हमने बात की थी रिस्क की, और हमने ये कहा था कि रिस्क जो है, लेवल ऑफ रिस्क इन द फॉर्म ऑफ द रिस्क प्रीमियम जो है वो रेट ऑफ रिटर्न को जो है वो अफेक्ट करता है। और फिर हमने ये कहा था कि ये रिस्क जो है उसके डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिस्क, हमने बात की थी इन्फ्लेशन रिस्क की, जिसमें ये कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज एन एक्सपेक्टेशन फॉर इन्फ्लेशन। इसलिए जो जो टाइम पीरियड बढ़ता चला जाता है, रिस्क इन द फॉर्म ऑफ द चेंज इन द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन वो भी चेंज होता चला जाता है, एंड अल्टीमेटली वो अफेक्ट करता है आपकी यील्ड ऑन अ पर्टिकुलर बॉन्ड। फिर हमने बात की थी डिफॉल्ट रिस्क की। डिफॉल्ट रिस्क को बेसिकली हम डिफाइन किस तरह करते हैं कि द प्रोबेबिलिटी और द पॉसिबिलिटी कि हमारा जो इश्यूअर है या बोरोअर है विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द प्रॉमिस्ड पेमेंट। अब वो पेमेंट्स जो है हमारी दो तरह की होती हैं। एक है हमारी कूपन पेमेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस जो हमें मिलती हैं, और दूसरी जो है हमारी वो है द पेमेंट ऑफ द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। किस तरह से हम डिटरमिन करते हैं डिफॉल्ट रिस्क? तो देयर वी सेड कि हमारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं दे रैंक डिफरेंट बॉन्ड्स इशूड बाय डिफरेंट एजेंसीज। नॉर्मली हमारा फोकस है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर। इन जनरल हम ये कहते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं दे आर लेस रिस्की, क्योंकि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट अकर्स व्हेन कि कंपनी या इश्यूअर जो है फेसेस डिफिकल्टीज, और गवर्नमेंट की फॉल का जो है चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा कम होती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अब ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं दे आर इशूड बाय द डिफरेंट कंपनीज बेस्ड ऑन देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ द कूपन और द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। नॉर्मली दीज रैंकिंग एजेंसीज दे रैंक देम। हम पाकिस्तान में हमारे पास पैकरा है, in US we have the Standard and Poor and the Moody's। ओवरऑल हम क्या करते हैं, 3 कैटेगरीज में अपने बॉन्ड्स को जो है वो डिवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड द हाईएस्ट क्वालिटी, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड हाईली स्पेकुलेटिव ग्रेड। तो इनका रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है इसी तरह बढ़ता चला जाता है। और थर्डली हमने ये कहा कि इंटरेस्ट रेट चेंज के साथ भी हमारी यील्ड ऑन ए बॉन्ड जो है वो चेंज होती है। अब इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से प्राइस जो है वो कम हो जाती है, और इंटरेस्ट रेट के कम होने से हमारी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। उसका नतीजा क्या निकलता है? द रिजल्ट बेसिकली इज द कैपिटल गेन और लॉस। तो ये तो हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिस्क थे, एंड अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम आर रिफ्लेक्टेड in the yield of a particular bond. But there is another aspect जो कि yield on bond को affect करती है। अब ये दूसरी aspect क्या है हमारी? The tax। Normally जो हमें पेमेंट मिलती है, हमें से क्या मुराद है? We the investors जो परचेज करते हैं बॉन्ड्स को, they receive the payments in the form of the coupon payments। वो हमारी इंटरेस्ट इनकम कंसिडर होती है। अब उस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर वी नीड टू पे टैक्सेस, बट देयर आर सर्टेन अदर बॉन्ड्स जिनके ऊपर
टैक्स नहीं पे करना पड़ता। नॉर्मली दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो इन बॉन्ड्स को हम टैक्स एग्जेम्प्ट बॉन्ड भी कहते हैं। तो व्हाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉन्ड है उसको जहन में रखना पड़ता है कि अगर हमारे पास चॉइस है एक टैक्स एग्जेम्प्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की और दूसरे टैक्सेबल बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की, तो हम किस तरह से डिसीजन करेंगे। डेफिनेटली बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न सर्टेन रिटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। अब वही जो रिटर्न है हमारा दैट इज अफेक्टेड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉन्ड के वो टैक्सेबल है या टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो टैक्सेबल बॉन्ड है उसकी टैक्स एग्जेम्प्ट इक्विवेलेंट यील्ड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और वो किस तरह करते हैं? वी टेक द सिंपल यील्ड ऑन ए टैक्सेबल बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस द टैक्स रेट। तो वो हमारी नेट जो है आफ्टर टैक्स यील्ड हो जाती है। उस यील्ड को हम कंपेयर करते हैं विद द यील्ड ऑन अ टैक्स एग्जेम्प्ट बॉन्ड और फिर फाइनली हम जो है वो डिसीजन करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो टैक्स एग्जेम्प्ट बॉन्ड है उनका रिटर्न हायर हो जाता है और इंडिविजुअल्स जो हैं दे लाइक टू इन्वेस्ट इन दोज टैक्स एग्जेम्प्ट बॉन्ड्स। फिर उसके बाद हमने बात की अबाउट द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब उस टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट में हम किस चीज का जिक्र कर रहे हैं? वी वर बेसिकली ट्राइंग टू रिलेट कि टाइम टू मैच्योरिटी विद द यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट हमने पिछले चंद एक लेक्चर्स में किया था। हमने ये कहा था कि दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ पर्टिकुलर बॉन्ड अगर इन्वेस्टर जो है उस बॉन्ड को होल्ड करे टिल मैच्योरिटी। और जब कैलकुलेशंस करते हैं तो किस तरह करते हैं? वी से द करंट मार्केट प्राइस दैट वी टेक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड वी टेक all the future payments which we expect to receive from that investment in a particular bond. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि उन सारी फ्यूचर जो हमें रिसीट्स मिलनी है we try to discount them. अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 1 प्लस सर्टन इंटरेस्ट रेट। अब जो यील्ड टू मैच्योरिटी है हमारी is particularly that interest rate जो के इन डिस्काउंटेड फ्यूचर पेमेंट्स को बराबर कर देगा हमारी करंट मार्केट प्राइस पे। तो ये थी हमारी यील्ड टू मैच्योरिटी। तो जो हमारा टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट है देयर व्हाट डू? वी ट्राई टू रिलेट टाइम टू मैच्योरिटी विद द यील्ड टू मैच्योरिटी एंड नॉर्मली व्हाट डू वी ऑब्जर्व? जिसे इन जनरल हमारे पास एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आ जाता है। लेकिन वो जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है टर्म स्ट्रक्चर का उसको जब हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं व्हेन वी ट्राई टू सी कि हमारे पास अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं और हमारे पास लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, इवन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि ट्रेजरी बिल्स हैं जिनकी मैच्योरिटी जो है इवन लेस देन 1 ईयर है। तो उस सूरत हाल में हमने जब हिस्टोरिकल डेटा भी प्लॉट किया एंड वी आल्सो लुक्ड एट द कैलकुलेशंस फॉर द यील्ड टू मैच्योरिटी, तो बेसिकली हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस या फैक्ट्स जो हैं वो जाहिर हुए या सामने आए। जो सबसे पहला हमारा फैक्ट या ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि हमारी yield to maturity or the return on a particular bond, if we hold it till maturity, short term and the long term, they move in the same direction.
कि अगर बढ़ते हैं तो सारों ही का अपवर्ड ट्रेंड होता है, और अगर वो कम होते हैं तो सारे ही ऑलमोस्ट एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो शो करते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन वाज कि हमारे जो शॉर्ट टर्म रिटर्न है दे आर मोर वॉलेटाइल देन द लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। वॉलेटिलिटी से क्या मुराद है कि उनकी पीक्स बहुत हाई होती हैं व्हेन दे गो अप, और जब वो नीचे आते हैं उनकी डिक्लाइन भी शार्प एंड डीप होती है इन कंपैरिजन टू द यील्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड। फिर हमारा थर्ड फैक्ट या ऑब्जर्वेशन जो है वो ये थी कि हमारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की यील्ड या उनका जो यील्ड कर्व है was above the yield curve of the short-term bond. And then we tried to look at the justifications, reasons, logic behind all of these observations or the facts. Then we said, okay, let's look at the various theories जो कि present की गई in order to explain certain phenomena or the relationships. So we basically focused on two theories. The first expectation theory and the second liquidity premium theory. Expectation theory को जो है हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया, लेकिन प्रीमियम लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी जो है उसको इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। बट बोथ ऑफ दीज थ्योरीज दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। एक्सपेक्टेशन थ्योरीज में हम क्या कहना चाहते हैं कि बेसिकली अगर हमारे पास रिस्क लेवल कांस्टेंट है तो हमारा जो इन्वेस्टर है he or she will be indifferent between one investment opportunity, for example investing in a 2 years bond, और सेकेंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसमें इनडिफरेंट होगा वो है इन्वेस्टिंग इन 1 year bond today and then after 1 year investing in another 1 year bond, यानी कि इन्वेस्टिंग इन अ सीरीज ऑफ 1 year bonds, और वो सीरीज में हमारे पास 2 बॉन्ड्स आ जाते हैं। तो अब हमारे पास रिटर्न ऑन this 2 years bond will be what? Based on the concept of compounding, time value of money में what is the formula? 1 plus I into 1 plus I. So the same thing will be true for this 2 years bond. 1 plus IY into 1 plus IY. दूसरी तरफ हमारे पास जो 2 bonds हैं, 1 year maturity का bond and then another 1 year maturity, but 1 year from that time period when the first is going to mature. तो उसमें क्या होगा 1 plus I Y into 1 plus I expected Y plus 1. ओवरऑल हमने ये कहा कि जब हमारा इन्वेस्टर इनडिफरेंट है बिटवीन दीज 2 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो वी कैन सिंपली से कि हमारा I to Y is equal to the average of IY1 plus IEY1 divided by 2, कि यानी 2 साल का जो रिटर्न है वो बराबर होगा एवरेज ऑफ 1 year रिटर्न टुडे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट इन फ्यूचर फॉर अ 1 year मेच्योरिटी बॉन्ड। ये थी हमारी प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी। फिर उसके बाद हमने उसका जनरलाइज जो है वो फार्मूला भी देखा, लेकिन उसमें हमने ये कहा कि वो जो हमारी फैक्ट्स या जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें हमारी प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो है was able to explain the first 2 facts. Number 1 कि हमारे जो yield या रिटर्न है short term long term they move in the same direction. Number 2 हमारे पास जो short term yield है या रिटर्न है उसकी volatility जो है is more than the long term yield. And finally हमारी जो observation थी जिसमें हम कह रहे थे कि हमारे
जो लॉन्ग टर्म यील्ड है is higher than the short term yield. So pure expectation theory basically is unable to explain that. So today we are going to focus on another theory, liquidity premium theory, and this theory is going to help explain this third phenomena as well. हमारी जो प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी थी उसका फोकस था ऑन द रिस्क फ्री रेट पे, और जो हमारी लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी है उसका फोकस है ऑन द रिस्क प्रीमियम. सो बेसिकली हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेम रिस्क बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. यहां पे हम कह रहे हैं कि रिस्क बेसिकली वेरीज. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी. अब लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी जो है बेसिकली उसमें हम क्या कहते हैं, द रिस्क इज द की टू अंडरस्टैंडिंग द स्लोप ऑफ द यील्ड कर्व. अभी जो हमने टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट में देखा था, हमें ये कहा था कि यील्ड कर्व हमारा क्या है कि वी टेक द यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन वाई एक्सिस एंड वी टेक टाइम टू मैच्योरिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड दैट कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. बट हमारी जो प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी थी वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड. अब हम ये कह रहे हैं कि सिंस हमारी प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो है रिस्क के ऊपर फोकस नहीं कर रही थी, इसीलिए दैट थ्योरी वाज अनएबल टू एक्सप्लेन दैट फिनोमेना. वेयर एज हमारा रिस्क जो है इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स बिहाइंड दिस अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, और उसी रिस्क फैक्टर पे हम जो है फोकस कर रहे हैं इस लिक्विडिटी प्रीमियम में. आपके जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं दे आर मोर रिस्की देन द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. एंड व्हाई आर दे मोर रिस्की? अगेन गोइंग बैक टू द सोर्सेज ऑफ रिस्क. और वो सोर्सेज ऑफ रिस्क हमारे क्या थे? इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट्स फॉर एग्जाम्पल. वही दो सोर्सेज ऑफ रिस्क जो हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को ज्यादा रिस्की कर देते हैं इन कंपैरिजन टू द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन में क्या है कि इन फ्यूचर एज वी गो फार्दर अवे फ्रॉम टुडे हमारे इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती हैं, रिस्क जो है वो बढ़ जाता है. अब जो इंडिविजुअल है एज एन इन्वेस्टर इज फोकसिंग ऑन द रियल रिटर्न ऑन द बॉन्ड. तो रियल रिटर्न को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? इससे कि हमारा रियल रिटर्न इज इक्वल टू नॉमिनल रिटर्न एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. अब अगर इन्फ्लेशन वॉलेटाइल है तो हमारा रियल रिटर्न भी वॉलेटाइल होता है, और जो जो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाती है उसी तरह से हमारा रियल रिटर्न जो है वो कम होता चला जाता है. अगर हमने इन्फ्लेशन को फोरकास्ट करना हो फॉर 1 ईयर तो वो फोरकास्ट जो है हमारी वो बेहतर होगी इन कंपैरिजन टू फोरकास्टिंग द इन्फ्लेशन 5 years फ्रॉम टुडे. तो दिस इज वन रीजन कि हमारे जो हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की यील्ड्स में क्यों फर्क होता है, एंड व्हाई लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर मोर रिस्की देन द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. देन देयर इज अनदर सोर्स ऑफ रिस्क, और वो है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क. अब इंटरेस्ट रेट रिस्क में हम ये कहते हैं कि हमारी प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड एंड द इंटरेस्ट रेट्स दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड देयरफॉर if the interest rate decreases the price of the bond goes up. And if our investment horizon, any time period for which we like to make an investment, is shorter than the maturity of the bond, यानी कि अगर maturity of the bond जो है वो 10 साल है for example, and we do not want to make an investment for 10 years, हम 10 साल से पहले 8 साल के बाद लेट्स अज्यूम कि बेचना चाहेंगे बॉन्ड को. इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशंस की वजह से देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि उस बॉन्ड की मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल कैन बी हायर और लोअर देन द परचेज प्राइस और द पार वैल्यू. देयरफॉर
resulting in a capital gain or loss. So there is a possibility that we will not be able to collect the maturity if we sell maturity value, if we sell the bond before the maturity date. So this brings a risk element. इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से कैपिटल गेन एंड लॉस चेंज हुआ. हमारी टोटल यील्ड जो है उसके दो कंपोनेंट्स हम कह रहे हैं. एक है हमारी करंट यील्ड जो कि है हमारी इन द फॉर्म ऑफ द कूपन पेमेंट, और दूसरी है हमारी कैपिटल गेन एंड लॉस. सो देयरफॉर अनदर सोर्स ऑफ रिस्क इज द इंटरेस्ट रेट. और ये सारे रिस्क फैक्टर्स ओवरऑल मिला के हमारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को ज्यादा रिस्की कर देते हैं इन कंपैरिजन टू द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. अब हम अगर इसी रिस्क फैक्टर को इंक्लूड कर दें इन आवर कैलकुलेशंस, फार्मूला हमारा वही जनरल फार्मूला है जो कि था फॉर द एक्सपेक्टेशन थ्योरी. द ओनली डिफरेंस इज कि नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द रिस्क फैक्टर एंड दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड हियर. Including risk in the model means that we can think of yield as having two parts, risk free and risk premium. So INT is equal to RPN. RPN is the risk premium plus I1T plus IE1T plus 1 and going up to IE1T plus N minus 1 over N. अब इसमें जो हमारा पहला कंपोनेंट है that is the risk premium, और जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज द प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी. जैसे हमने ये कहा था कि रेट ऑफ रिटर्न के हमारे दो कंपोनेंट है, एक है रिस्क फ्री रेट और दूसरा है हमारा रिस्क प्रीमियम. तो जो हमारी प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी थी उसने फोकस किया ऑन द रिस्क फ्री रेट ओनली, और अब हमारी लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी जो है इज फोकसिंग ऑन द रिस्क प्रीमियम. नाउ वी कैन आल्सो एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. The graph is explaining the relationship between the liquidity premium and the expectation theories. We have taken time to maturity on the x-axis and the interest rate on the y-axis. Now the expectation theory yield curve is a horizontal line. And why we have assumed it is a horizontal line? Only assuming कि हमारे जो short term interest rates हैं, they will remain constant. That they will not change over a certain period of time. And for simplicity, हमने assume किया कि हमारा जो है liquidity pure expectation theory के ऊपर बेस करके ये कर्व जो है yield curve is flat. Then we have the liquidity premium theory yield curve which is upward sloping. The difference between the upper curve and the flat curve basically is the liquidity premium. And overall जो है वो हमारा is the yield curve. Once again, जो हमारी liquidity premium है, that brings us back to the same conclusions which we had while we were explaining the pure expectation theory. And what are those conclusions here? Interest rates of different maturities tend to move together. Yields on short-term bonds are more volatile than those on long-term bonds, and the long-term yields tend to be higher than the short-term yields. यानी हमारे वही तीन conclusion जो है हमारे पास आ गए, and now the liquidity premium theory is able to explain all of these three phenomenon or the facts. That the yield curves or the yield or the rate of return, short term, long term, they move in the same direction. Number one. Number two, short term rates are more volatile than the long term. And number three, हमारे long term की yield is more than the short term yield. So that basically completes our discussion on the bonds. So now we have analyzed the bonds from various aspects. So let's move to another financial instrument, which is the stocks. Now let's move to another financial instrument, which basically is the stocks. Stocks normally are the shares of a company. अब stocks को हम देखेंगे तीन perspective से. From the individual investor's perspective, just like you and me. So how do we look at the stocks? कि stocks is a way we can keep our wealth. कि अगर हमारे पास surplus funds है, तो we can make investment in the stocks.
So that is one form of holding our wealth and at the same time earning certain return on our investment. The stocks are also used to diversify the risk, to spread. याद होगा जब हम रिस्क की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि how can we minimize the risk, उसमें हमने कहा था diversification. And then we said कि do not put all of your eggs in one basket. So do not make investment in every type of bonds, rather bonds, stocks and real estate or some other combination. So stock basically is one option which is available for an investor to diversify. अब इसी स्टॉक को देखेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू हमारे स्टॉक्स जो हैं, सेलिंग द शेयर इज वन वे थ्रू विच अ फर्म कैन रेज कैपिटल. अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है किसी पर्टिकुलर फर्म ने, तो फर्म कैन टेक अ लोन और फर्म कैन इश्यू द शेयर्स. सो दिस इज वन वे टू रेज कैपिटल और रेज फंड्स फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. And they also represent the ownership. And thirdly, we need to look at from the overall economy's perspective. इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में हमने ये कहा था कि there is one unit जिसको हम कहते हैं सरप्लस फंड यूनिट्स और सेवर्स. सेवर्स जो है उनके पास सरप्लस मनी होती है. Then we have another unit of the economy और sector of the economy जो कि इन्वेस्टर्स का सेक्टर है. If the funds are properly channeled from the savers group to the investors group, this will lead to increase in our economic growth. अब shares basically जो हैं, ये stocks is one way through which we can channel funds from surplus units, savers units to the investors or the business units. And that will result in efficient allocation or resource utilization, ultimately leading to higher economic growth. तो ये 3 different perspective हैं जिनसे हम जो है वो stocks को देख सकते हैं. But more importantly, we need to look at the stocks from another point of view or another angle. So stock prices basically are a link between the financial markets and the real economy. एक जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है उसमें हमारी स्टॉक मार्केट जो है that plays a very important role. एक तरफ तो ये डिटरमिन करती है वैल्यू ऑफ द फर्म जो हमारे स्टॉक प्राइसेस है जिसने जो है इन स्टॉक्स को इश्यू किया है, और दूसरी तरफ जो है ये इकोनॉमी के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं. ये बेसिकली इज अनदर एंगल ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड द स्टॉक प्राइसेस. सो द फर्म्स डीम्ड मोस्ट वैल्यूएबल इन द मार्केट प्लेस फॉर स्टॉक्स आर द वंस दैट विल बी एबल टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फॉर ग्रोथ. एंड व्हेन रिसोर्सेज फ्लो एफिशिएंटली दैट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ओवरऑल लिंक हम बना रहे हैं कि हमारे जो स्टॉक प्राइसेस है, दीज आर द बेसिक मैकेनिज्म्स थ्रू विच हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं, और दूसरी तरफ हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम है दैट इज रिलेटेड टू द रियल इकोनॉमी. रियल इकोनॉमी इन द सेंस कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो दैट टेक्स प्लेस. मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ऑर्डिनरी या हम कहेंगे इन जनरल, दे लुक एट द स्टॉक्स फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव. मोस्ट पीपल सी स्टॉक मार्केट्स एज अ प्लेस वेयर फॉर्चून्स आर इजीली मेड और लॉस्ट एंड दे रिकॉइल एट इट्स अनफेथमेबल बूम्स एंड बस्ट. मीनिंग देयरबाय कि बहुत से लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट को एक और एंगल से देखते हैं. उनके जहन में जो मार्केट का एक इंप्रेशन है that is related to unprecedented increasing trend or the decreasing trend of the economy. उसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं Great American Depression of 1929 where the stock market crashed, then post September 11 2001 scenario,
Then coming to the Pakistani stock market. So Pakistan stock market on roller coaster ride, March 2005. So these are some of the examples कि जो मार्केट के बारे में लोगों के जहन में परसेप्शन स्टिक कर जाती है. But in reality what happens? But these are the extraordinary circumstances. In general, under the normal routine क्या होता है कि हमारे स्टॉक्स जो है they move slowly and gradually and collapse rarely when the normal market mechanisms are out of the alignment. लोग जो है they should be preferring कि over a longer period of time उनका rate of return क्या होगा in comparison to a sudden increase or a sudden decrease in the value of their holdings or the value. क्योंकि stock or the shares are one component of an individual's wealth. अब अगर स्टॉक मार्केट अनप्रेसिडेंट इंक्रीज में चली जाती है तो वैल्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है. सिमिलरली एक सडन फॉल और a steep decline in the stock market index or the stock prices decreases the value. So by being preoccupied with the potential short-term losses associated with the crashes, we lose sight of the gains we could realize if we took a longer-term view. Normally क्या है हमारे पास कि we talk about changes, sudden changes in the economies and we focus more on them. Rather, what we should have done is कि we should have seen over a certain period of time हमारी स्टॉक मार्केट जो है उसका ट्रेंड क्या है. अब let's look at the essential characteristics of the stocks. Stocks basically जैसा कि पहले कहा है कि they represent the share ownership in a particular firm. Now the phenomena of issuing the stock in order to raise capital is not a new phenomena. Historically speaking, issuing the stock is in practice from last more than 100 years. लेकिन even looking at the stock market and the issuance of the stock from a historical perspective, we could see clearly two main characteristics of the stock. Number one, कि हमारे जो स्टॉक्स थे उनकी डिनोमिनेशन जो है बहुत छोटी थी और they were issued in large number. कि शेयर जो इश्यू था वो बहुत बड़े हुआ करते थे, क्वांटिटी ज्यादा और उनकी वैल्यू कम. These are the two historical characteristics of the stock. Until recently, stock owners received a certificate. लेकिन इससे पहले एक और भी हमारा point of view है. एक और characteristic even historically जो stocks के बारे में थी कि they were transferable. Transferable in the sense कि if I purchase the share and I want to liquidate my investment, I can transfer it, I can sell it to someone else. Now the same characteristics are there even in today's stock market. Number one, normally the par value of the share is 100 or less in smaller denomination, and the companies they issue large number of shares in order to raise capital. Secondly, हमारे जो stocks हैं they are transferable, shares are transferable. कि if we want to sell them, we can go to the stock exchange and we can sell our shares. Historically speaking, हमारे stocks जो हैं, as we already said, कि they represented the ownership in a company. तो उस ownership को represent करने के लिए share certificates were issued. And those certificates जो हैं, they reflected the ownership. And if someone wanted to sell those shares, he or she went to the stock market and traded those certificates. But now recently what has happened? कि ownership transfer जो है वो computerized है. Instead of having the physical transfer of shares and selling them, all the trade is done on the net. There is network through which आपका account जो है, when you purchase a share, is credited and someone else's account is debited who has sold the share.
So all of these shares are traded computerized, फिजिकल शेयर्स की ट्रांसफर नहीं होती. एंड इन सर्टेन केसेस ये भी है कि आपके शेयर्स जो हैं दे ट्रांसफर्ड ऑन द नेम ऑफ योर ब्रोकर, बट द ब्रोकर डेफिनेटली इज गोइंग टू क्रेडिट योर अकाउंट फॉर दोज मेनी नंबर ऑफ शेयर्स. नाउ कमिंग टू व्हाट बेसिकली these stocks represent. Of course हमारे स्टॉक्स जो हैं ये शेयर्स ऑफ ए कंपनी, they represent the ownership in a particular company. But when we say ownership, this ownership of the common stock conveys a number of rights. यानी ओनरशिप के साथ हमारे पास कुछ हमारे राइट्स जो हैं वो एस्टैब्लिश हो जाते हैं. उनमें सबसे पहला राइट ये है कि शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी. ये ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड जब हमारी कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करती है, ऑफ कोर्स देयर आर रेवेन्यूज, देयर आर कॉस्ट. आफ्टर मीटिंग ऑल द एक्सपेंसेस, when we have the net profit after paying the taxes and making the interest payments and the other direct indirect expenses, we come to the net income. Now these shareholders or the stockholders, they can participate in those shares, meaning thereby that they are going to receive a portion of the profit because they are the owners. And those profits are distributed to the shareholders in the form of dividends. But there is one thing, कि ये जो profit sharing है stockholders की, तो stockholders जो हैं they are the residual claimant. What do we mean by the residual claim? कि फर्म की जितनी रेवेन्यू होती है उसमें सबसे पहले जो है एक्सपेंडिचर्स को मीट किया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उससे इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, टैक्स की पेमेंट्स होती हैं. सारी लायबिलिटीज मीट करने के बाद जो नेट इनकम होती है उसमें से पेमेंट की जाती है टू द स्टॉक होल्डर्स. सो वट एवर इज लेफ्ट ओवर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द shareholders or the stockholders. It has certain advantages, it has certain disadvantages as well. कि अगर फर्म जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न करती है तो जो हमारे बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको तो एक फिक्स्ड अमाउंट मिलती है, और वो फिक्स्ड अमाउंट इज व्हाट कि उनको कूपन पेमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट. उसके बाद जितना बच जाता है वो स्टॉक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिविडेंड की शक्ल में, या उसका कुछ पोर्शन जो है फर्म फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रिटेन भी कर सकती है, जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग. बट दिस ओनरशिप जो है ऑफ द स्टॉक्स और जो क्लेम अगेंस्ट एसेट्स है दैट बेसिकली इज लिमिटेड इन द सेंस के दे आर द रेजिडुअल क्लेमेंट. कि अगर एक पर्टिकुलर साल में फर्म जो है इज अनएबल टू अर्न एनी प्रॉफिट, यानी फर्म के पास जो है वो लॉसेस हुए, तो डेफिनेटली हमने पेमेंट टू द बॉन्ड होल्डर्स तो करनी ही है, लेकिन हमारे जो स्टॉक होल्डर्स हैं उस साल दे विल नॉट रिसीव एनी इनकम इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड्स. अब दूसरी तरफ आ जाता है हमारा स्टॉक होल्डर की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स या राइट्स के साथ, जो हम कहते हैं कि स्टॉक होल्डर ओनरशिप है तो उनकी राइट के साथ क्या क्या चीजें अटैच्ड है. तो सेकंड जो है हमारी वो ये है कि स्टॉक होल्डर्स दे हैव द लिमिटेड लायबिलिटी. व्हाट डू वी मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी? इफ वी टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ वन पर्सन हु स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस. इफ ही अर्न्स प्रॉफिट, सारे के सारे प्रॉफिट्स उसके हैं, लेकिन अगर लॉसेस होते हैं तो ही इज और शी इज द वन जिसने वो सारे लॉसेस पे आउट करने हैं, चाहे वो बिजनेस के एसेट से करे या अपने पर्सनल एसेट्स भी उसको सेल करने पड़ते हैं, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी जो है वो उसकी पर्सनल लायबिलिटी है. तो इस सिनेरियो में हम ये कहते हैं कि इस इंडिविजुअल बिजनेसमैन की या बिजनेस पर्सन की
लायबिलिटी अनलिमिटेड है कि जो उसे इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उसके अलावा उसके पर्सनल एसेट्स भी यूज हो रहे हैं फॉर द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी। लेकिन जब हम स्टॉक होल्डर्स की बात करते हैं तो देयर वी हैव वन एडवांटेज कि स्टॉक होल्डर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड इन द सेंस कि अगर इन अ पर्टिकुलर ईयर द फर्म डज नॉट परफॉर्म वेल, what is the maximum loss the shareholders are going to face? First of all, losses, no dividends. उसके बाद भी अगर कंटिन्यूसली फर्म को लॉसेस होते चले जाते हैं और फर्म की शेयर वैल्यू डिक्रीज करती चली जाती है, मैक्सिमम लॉस जो है एक शेयर होल्डर का क्या होगा? मैक्सिमम लॉस इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी that investor or the shareholders has invested in that particular firm. मैक्सिमम क्या होगा कि वो जीरो हो जाएगी। उसके अलावा जो पर्सनल एसेट्स हैं या जो अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे आर सेफ्ड, दे आर नॉट meant for sale in order to meet the liability of the firm. So this is what we call as the limited liability. Then there is another point, and that is the stockholders are entitled to vote at the firm's annual meeting, including voting to elect the firm's board of directors. कि ownership के साथ they also participate in the decision making. हर stock के साथ, हर share के साथ they get a voting right, and through that voting right they can select the board of directors. और वो board of directors जो है they manage the affairs. Although day to day जो हमारे affairs होते हैं business के, they are managed and run by the managers. But overall जो broader perspective में हमारी decision making होती है वो हमारे board of directors करते हैं, और ये stock holder जो है उन board of directors को select करते हैं। वहां पे इनकी जो है वो decision making या management control जो है उसका aspect is very much there. अब ओवरऑल अगर हमने स्टॉक्स की बात करनी हो तो वी कैन समराइज सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द स्टॉक्स. अब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन स्टॉक एंड फॉलोइंग आर सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ द स्टॉक ट्रेडिंग. प्रीवियसली व्हाट वी वर ट्राइंग टू से, वी वर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टॉक्स, सेइंग कि उनके साथ साथ क्या क्या उनको प्रिविलेजेस जो है वो मिलते हैं या क्या क्या स्टॉक होल्डर जो हैं वो बेनिफिट लेते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी. अब हम दूसरे एस्पेक्ट से स्टॉक्स को देख रहे हैं फ्रॉम द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे जो स्टॉक्स हैं जब वो ट्रेड होते हैं तो व्हाट आर सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स. सो एन इंडिविजुअल शेयर रिप्रेजेंट्स ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी दैट इशूड इट. जैसे पहले भी मैंने कहा था कि हिस्टोरिकली भी हमारे जो है लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स आर इशूड एंड देयरफॉर एक शेयर जो है वो उसका बहुत स्मॉल फ्रैक्शन होता है. नंबर 2, अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग. एंड नंबर 3, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल शेयर्स आर लो, अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू मेक रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स. कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं दे कैन इवन मेक वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि उनकी शेयर्स की डिनोमिनेशन जो है वो बहुत थोड़ी है. उसके बाद जो है 3 पॉइंट्स हैं, दे आर रिलेटेड टू द स्टॉक होल्डर्स कि एज रेजिजुअल क्लेमेंट स्टॉक होल्डर्स रिसीव द प्रोसीड्स ऑफ ए फर्म्स एक्टिविटीज ओनली आफ्टर ऑल अदर क्रेडिटर्स हैव बीन पेड. जैसे कि पहले भी एक्सप्लेन किया कि दे आर द रेजिजुअल क्लेमेंट आफ्टर ऑल द एक्सपेंडिचर्स आर मेट, स्टॉक होल्डर बॉन्ड होल्डर्स आर पेड, then whatever is left over that is distributed to the stockholders. Because of the limited liabilities, investors' losses cannot exceed the price they paid for the stock, and shareholders can replace managers who are doing a bad job. Now these are basically some of the characteristics. पहली 3 characteristics जो है वो stocks के बारे में है और तीसरी जो है वो shareholders के privileges and rights के बारे में है. Now we are going to look at the characteristics of the stock markets, or we can say how can we measure the level of the stock market. Stocks are one way in which we choose to hold our wealth. So when stocks values rise, we get richer, and when they fall, we get poorer.
अब हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले कहा कि देयर आर सर्टेन ऑप्शंस अवेलेबल, इन्वेस्टिंग इन अ बॉन्ड, इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक. बॉन्ड्स को हमने पहले डिस्कस किया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स. अब स्टॉक्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली जब ओवरऑल मार्केट बेहतर होती है तो हमारे स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ जाती है. जब मार्केट डिक्लाइन करती है तो हमारे स्टॉक की वैल्यू भी कम हो जाती है. तो जब मार्केट के बढ़ने से, शेयर की वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, हमारी इनकम बढ़ जाती है और उस इनकम की बेसिस पे हमारे कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज होते हैं. एंड वी डू ब्रिंग अ चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी लेवल because all of us individuals, they make up an economy. हमारा role is on one sector, household sector. Moreover क्या है कि we need to understand the dynamics of the stock market in order to manage our personal financing and see the connection between stock values and the economic conditions. अब उसके लिए हमें सबसे पहले जो है क्या देखना पड़ता है, जब हमने इन्वेस्ट करना है स्टॉक में तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि हमारी स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी. फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, वी लुक अराउंड एंड देयर इज वन थिंग थ्रू विच वी कैन मेजर द एक्टिविटी लेवल इन द स्टॉक मार्केट एंड दे आर नोन एज द स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस. व्हाट बेसिकली इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स? It tells us about the overall activity level in a particular stock market. It's designed to give us a sense of the extent to which stock prices are going up or down, tell us about how much the value of an average stock has changed and how much total wealth has gone up or down. It also provides a benchmark for the managers who are managing certain portfolios. अगर स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बढ़ता है और उसका वो पोर्टफोलियो है उसकी परफॉर्मेंस मैचअप नहीं करती, दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द इनएफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर. दूसरी तरफ वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू. सो एवरी मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज अ स्टॉक मार्केट एंड दे हैव डिफरेंट स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस. ना हमारे स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस जो हैं दे आर बेस्ड ऑन द प्राइस इंडेक्सेस. जैसे हमारे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट का भी इंडेक्स है. सम ऑफ द इंडेक्सेस आर वैल्यू वेटेड एंड द अदर्स आर प्राइस वेटेड. प्राइस वेटेड में हम क्या करते हैं, वी फोकस ऑन द प्राइसेस ऑफ सम ऑफ द स्टॉक्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द स्टॉक मार्केट इंडेक्स. वैल्यू वेटेड में वी लुक एट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स और द फर्म्स जिनको हमने इंक्लूड किया है इन द कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स. सम ऑफ द मार्केट इंडेक्सेस वी हैव रिटन डाउन ऑन दिस स्लाइड कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 इंडेक्स, नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स, फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज एंड कमिंग डाउन टू द KSE 100 इंडेक्स. लेट्स फोकस बिट मोर ऑन द Karachi Stock Exchange Index or the KSE 100 Index. So it contains a representative sample of common stock that trade on the Karachi Stock Exchange. The KSE stocks that comprise the index have a total market value of around 1,197 billion compared to the total market value of 1,365 billion for over 679 stocks listed on the Karachi Stock Exchange. This means that KSE 100 index represents 88% of the total market capitalization of the Karachi Stock Exchange as of February 2004. तो स्टॉक मार्केट्स जो है बेसिकली उनकी एक्टिविटी लेवल जो है हम जज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस. पाकिस्तान में हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट जो है दैट इज द कराची स्टॉक एक्सचेंज और उसमें हमने ये देखा है कि एज ऑफ फरवरी 2004 88% of the market capitalization is reflected in that particular stock market. So inshallah we'll continue our discussion on the stocks in the next lecture, but let's very briefly talk about कि आज हमने लेक्चर में क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं.
Today we completed our discussion on the bonds and we started with another financial instrument of stock. और स्टॉक्स में जो है सबसे पहले हमने बात की कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है फॉर द इंडिविजुअल, फॉर द कंपनी, फॉर द इकोनॉमी. स्टॉक जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, उसके क्या क्या सर्टेन फीचर्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एंड फाइनली वी सेड कि हाउ वी मेजर द ओवरऑल performance of a stock market, and that we said we measure it with the help of certain stock market indices. And finally we just very briefly talked about the Karachi Stock Exchange and the KSE 100 index. So inshallah we'll continue our discussion on the stocks in the next lecture. तो आज के लिए वक्त को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.